नमस्कार, मेरा नाम है गगन राय। मैं आप लोगों के लिए साइंस का अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। तो अगला टॉपिक है आपका ब्लड है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में सेल पढ़ा दिया था। सेल के बारे में मैंने पूरी डिटेल समझाती थी आप लोगों को। ब्लड ग्रुप बता दिया था और ब्लड ग्रुप की डिटेल समझाती थी पूरी। आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड में पूरी डिटेल समझाऊंगा आप लोगों को। तो बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पर ब्लड के बारे में पूरी डिटेल समझाऊंगा गाइस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही सर यहाँ पर ब्लड की। तो भैया ब्लड अपना रेड कलर का होता है, तो अपन ने रेड कलर का ये मार्कर यूज कर रहे हैं अपन इसके लिए। ब्लड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्या बोला सर अपन ने? रक्त का। ब्लड मतलब किसकी बात हो रही है? यहाँ पर रक्त की बात हो रही। तो आपका जो रक्त होता है, इस रक्त की बात करो तो इस रक्त की क्या खास बात होती है सर? तो रक्त की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि रक्त को क्या कहा जाता है। तो रक्त को कहा जाता है कि ये एक संयोजी ऊतक है। क्या है सर? एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है कनेक्टेड टिश्यू। क्या कहते हैं सर इसे? इसे कहते हैं कनेक्टेड टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पर टिश्यू किसे कहा जाता है? तो टिश्यू मतलब होता है सर ऊतक। तो सर ब्लड को हमने कनेक्टेड टिश्यू कहा है, और अगर इसे कनेक्टेड टिश्यू कहा है तो क्यों कहा है? तो क्यों कहने के पीछे, उसके पीछे रीजन यही है कि सर ब्लड जो होता है सर आपका, ये पूरी बॉडी को क्या करता है सर? लिंक करता है। बॉडी के हर एक पार्ट को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। इसलिए इसे क्या कहा गया सर? एक कनेक्टेड टिश्यू कहा गया। और ब्लड कोई सेल नहीं है पर्टिकुलर, ये एक टिश्यू है, ऊतक है, जो कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं सर? ऊतक कहते हैं। अब अगर कहा जाए कि अप्रोक्स अगर ब्लड की बात की जाए, तो भाई मानव के शरीर में अगर कहा जाए कि अप्रोक्स कितना ब्लड होता है, ह्यूमन बॉडी में अगर कहा जाए कि अप्रोक्स कितना ब्लड होता है, तो हम ये कह सकते हैं 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कहा जाए तो अप्रोक्स 60% जो है, यानी कि 7% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि सर जो शरीर का भार होता है, शरीर के भार का कितना होता है सर? तो शरीर के भार का 7% होता है अप्रोक्स। कितना होता है सर? 7%। इतनी बात अपन को याद रखनी सर यहाँ पर। दूसरी बात अगर कही जाए यहाँ पर सर ब्लड के बारे में, तो ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है? ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है? तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक होता है सर जिसे बोला जाता है प्लाज्मा। क्या कहते हैं सर? प्लाज्मा के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है सर, दूसरे पार्ट को बोला जाता है सेल्स, यानी कि क्या बोलेंगे सर इसे हम लोग? कोशिकाएं। तो दो पार्ट को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया ब्लड को, यहाँ पर एक सेल्स में और दूसरा किसमें डिवाइड कर दिया मैंने सर? इसे कोशिकाओं में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपसे कहा जाए ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है कितने परसेंट होता है, तो सर ये अप्रोक्स 60% जो है वो प्लाज्मा होता है ब्लड में, और 40% जो होता है सर आपका, वो क्या होती है सर? आपके सेल्स होते हैं। अब ये प्लाज्मा क्या होता है सर? प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में कंटेंट क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इसमें 90% जो है वो क्या होता है सर? आपका पानी होता है, वाटर होता है। प्लाज्मा का 90% भाग पानी होता है। दूसरी बात, 8% भाग में अगर कहा जाए तो क्या होता है सर? इस 8% भाग में इसमें होता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है सर इसमें? इसमें पाया जाता है सर आपका प्रोटीन पाया जाता है इस 8% भाग में। और जो 2% होते हैं सर, वो होते हैं आपके मिनरल्स, यानी कि उन्हें कहा जाता है खनिज लवण। क्या कहते हैं सर उन्हें कहते हैं खनिज लवण। यानी कि जो आपके मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स आपके कितने होते हैं सर? ओनली 2% होते हैं। तो इस बारे में याद रखना। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि सर ब्लड का 60% भाग क्या कहलाता है सर? आपका प्लाज्मा कहलाता है। और इस प्लाज्मा का 90% जो भाग है आपका, ये 90% भाग कैसा होता है सर? आपका पानी होता है। अच्छा, पानी में कोई जान होती है क्या? तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर? सर नहीं सर, पानी में कोई जान नहीं होती। जब पानी में ही जान नहीं होती, जिसका 90% हिस्सा जो है वो निर्जीव है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि सर इसका जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, ये कैसा पार्ट होता होगा? तो ये डेड पार्ट होता है। कैसा होता है सर? ये डेड पार्ट होता है, ये मृत भाग होता है। इस बारे में याद रखना है आपको। अगर बहुत अच्छे से पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है ये बात आपसे कि सर ब्लड का कितने परसेंट भाग डेड होता है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर हम? 60%, 60%। और अगर बोले कि सर जब 60% पार्ट डेड पार्ट है, तो 40% पार्ट कैसा होगा? कि 40% पार्ट कैसा होगा सर आपका? ये लाइव पार्ट होगा। यानी कि जीवित भाग अगर आपसे बोला जाए कि जीवित भाग कितने परसेंट होता है, तो क्या बोलेंगे सर यहाँ पर हम? 40% होता है। अब इस सेल्स में कौन कौन सी सेल आ जाएंगी? तो सेल्स में आपकी 3 टाइप की सेल्स आती हैं। एक होती है सर जिसे बोला जाता है आरबीसी, दूसरी होती है सर जिसे बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है सर जिसे बोला जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और प्लेटलेट्स को कहा जाता है बिम्बाणु। क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं बिम्बाणु। तो इसको याद रखना है। मैं अभी इनके सबकी डिटेल समझाऊंगा। अच्छा, ब्लड में हमने देखा जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका 8% क्या मिल रहा है? प्रोटीन। तो ये जो 8% प्रोटीन है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन है जो हमारे काम के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो इसकी मैं डिटेल आपको समझा रहा हूं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
इसकी बात करते हैं भैया आगे क्या खास बात है इसकी। एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छे से समझना है एक एक पॉइंट को। हम आज की क्लास में पूरा ब्लड का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर करेंगे। हो सकता है थोड़ा स्पीड ज्यादा हो, लेकिन स्पीड मेंटेन करनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब देखते हैं सर, यहाँ पर हमने क्या लिया सर, सबसे पहले ब्लड लिया और ब्लड में हमने क्या उठाया सर, प्लाज्मा उठाया, ठीक। और प्लाज्मा में भी अपन ने क्या लिया सर, यहाँ पर अपन ने लिया यहाँ पर प्रोटीन लिया। तो आपके जो प्रोटीन थे, ये प्रोटीन कितने परसेंट थे, तो भाई ब्लड आपका 100%, प्लाज्मा कितने परसेंट हो गया, 60%। और इस 60% की अगर हम 100% लेते हैं तो प्रोटीन कितने परसेंट था, सिर्फ हमारे पास 8% था। कितने परसेंट था सर, 8%। तो ये जो 8% जो प्रोटीन था हमारा, इस 8% प्रोटीन में आपके 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं सर इसमें होते हैं सर आपके 3 टाइप के प्रोटीन। ये 3 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, इनके नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा और हर किसी का काम क्या होता है इस बारे में भी अपन लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोटीन होता है आपका, इस सबसे पहले प्रोटीन की क्या खास बात होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या नाम है सर इसका नाम है एल्ब्यूमिन। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, इसका नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है सर। हिंदी में भी इसका यही नाम चलता है, एल्ब्यूमिन कहते हैं सर इसे। जो दूसरा प्रोटीन है सर आपका, इस दूसरे प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। क्या नाम है सर, इसका नाम है फाइब्रिन। तो ये भी याद रखना, दूसरे प्रोटीन का नाम क्या है, इसका नाम है फाइब्रिन। फाइब्रिन का नाम तो हो सकता है सुना हो आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। अब तीसरी बात जो है सर यहाँ पर, वो तीसरी बात क्या, तीसरा प्रोटीन कौन सा है, इस तीसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या नाम है सर इसका नाम है ग्लोबिन। तो अपन ने यहाँ पर तीसरे प्रोटीन का नाम भी लिख दिया। क्या नाम लिख दिया सर, इसका नाम ग्लोबिन। तो अपने पास कितने प्रोटीन हो गए सर, यहाँ पर 3 प्रोटीन हमारे पास मौजूद हैं। अब इन तीनों प्रोटीन की क्या क्या खास बात है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, किसका काम क्या होता है। तो ग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो आपके ब्लड में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ब्लड में बात किसकी हो रही है, यहाँ पर ब्लड की हो रही है, याद रखना। तो ब्लड में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर की हो रही है बात, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि जल की जो मात्रा है, तो ये जल की मात्रा को क्या करता है सर, ये रेगुलेट करता है। क्या करता है सर, ये जल की मात्रा को क्या करता है सर, ये रेगुलेट करता है। तो ये बात याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि सर आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या करता है, तो ब्लड में जल की मात्रा को क्या करता है सर, ये रेगुलेट करता है कि कितना ब्लड में पानी होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपका फाइब्रिन है, फाइब्रिन का काम क्या है, तो फाइब्रिन के काम को बहुत अच्छे से समझना है। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है सर, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग यानी क्या बोला जाता है, हिंदी में से बोला जाता है रक्त का थक्का जमना। तो जो रक्त का थक्का जमना होता है उसमें क्या करता है सर, ये हेल्प करता है। ये नहीं करता ब्लड को थक्का, ये नहीं जमाता, ये क्या करता है सर, ब्लड के थक्के को जमने में मदद करता है। ठीक है सर, अब कैसे मदद करता है तो इस बारे में थोड़ा सा समझिएगा। कि जो ब्लड क्लोटिंग है ये मेनली वर्क है प्लेटलेट का। किसका काम होता है सर, ये काम होता है प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। अब अज्यूम कीजिएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए आपने अपने हाथ को कट किया, जैसे होते हैं ना कुछ लोग जो है वो कट कर लेते हैं हाथ। ब्लड क्लोटिंग कैसे करता है, कैसे हेल्प करता है ये ब्लड क्लोटिंग में, इस बारे में समझिएगा। कि जैसे मान लीजिए हमारा हाथ कट होता है, तो हाथ कट होता है, मान लो कभी अगर कुछ भी लग जाए हमारे हैंड पे, तो कट होने के बाद उससे ब्लड निकल रहा होता है। और कुछ समय बाद आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है हल्की सी एक लेयर जो है वो हार्ड सी हो जाती है, यानी कि जो आपका जो यहाँ से ब्लड निकल रहा होता है वहां पे ब्लड क्लोट हो जाता है, थक्का जम जाता है और वो हल्का सा भुरभुरा सा हो जाता है, थोड़ा सा एकदम अगर कहा जाए तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है वहां पर। तो वो लेयर कैसे फॉर्म होती है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो फाइब्रिन जो है जब तक ये ब्लड के अंदर रहता है तो ये एक्टिव नहीं रहता। तो ये एक्टिव कब होता है, तो जैसे ही आपका ब्लड जो है वो बाहर निकलता है तो ब्लड में होती हैं आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड को गाढ़ा करने का काम करते हैं। यानी कि ब्लड की जो थिकनेस है वो टोटली किस पर डिपेंडेंट होती है, ब्लड प्लेटलेट्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड को गाढ़ा करती हैं। तो प्लेटलेट्स ने क्या कर दिया, ब्लड को गाढ़ा कर दिया, तो गाढ़ा वाला जो ब्लड बाहर निकलता है तो आपका फाइब्रिन जैसे ही बाहर आता है तो ये एक्टिव हो जाता है। पर एक्टिव होने के बाद ये एक जालीनुमा आकृति बना देता है, एक मैट तैयार कर लेता है। तो इसमें आके जो आपका ब्लड है उस जाली में आकर आपकी जो प्लेटलेट्स के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और वो एयर कांटेक्ट में आने की वजह से सूख जाते हैं, जिससे आपका ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि सर ब्लड क्लोटिंग कौन करता है, तो यहां पर याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझा रहा हूं, यहां पर समझा दे रहा हूं आपको, या यही लिख देता हूं, नीचे बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। कि अगर आपसे कहा जाए कि सर ये जो ब्लड क्लोटिंग होती है ये मेन वर्क किसका है, तो मेन वर्क किसका है, तो क्या बोलोगे सर, ये काम मेन वर्क है प्लेटलेट्स का। किसका काम है सर, ये प्लेटलेट्स का मेन वर्क है। इसमें हेल्प करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है जो इसमें हेल्प करता है,
तो हेल्पिंग प्रोटीन का नाम याद रखना है, इसमें प्रोटीन का नाम क्या जाएगा, फाइब्रिन आ जाएगा, फाइब्रिन। और अगर हेल्प करने वाले विटामिन का नाम पूछे, क्या पूछे वो, विटामिन का, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो विटामिन कौन सा है जो इसमें हेल्प करता है, तो विटामिन कौन सा है सर, आपका के है। इस बारे में याद रखना, तीनों का जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए तीनों को मैंने साथ में समझा दिया, और प्लेटलेट जब पढ़ाऊंगा तो इसमें और भी क्लियर कर दूंगा। तो याद रखना कि हेल्प करने वाला विटामिन का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, के। हेल्प करने वाले प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन, और कौन करता है ब्लड प्रोटीन, तो प्लेटलेट्स करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन की, तो ये ग्लोबिन क्या करता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर, इसको मेंटेन करता है कौन, ग्लोबिन प्रोटीन। तो तीनों प्रोटीन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, तो ब्लड में जो वाटर क्वांटिटी है उसे रेगुलेट करने का काम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका फाइब्रिन का काम क्या है, तो फाइब्रिन का ब्लड क्लोटिंग का काम है। ग्लोबिन का क्या काम है, तो ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम है। इतनी बात आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ब्लड के पार्ट में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर आरबीसी की बात करते हैं। हमने ब्लड में देख लिया, प्लाज्मा वाला पार्ट देख लिया, अब हम बात करते हैं सेल्स में। तो सेल्स में सबसे पहला पार्ट आता है आपका आरबीसी की बात आती है। तो आरबीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। तो ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके बारे में क्या खास बात है, तो पहली बात, जो पहला क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका टेक्निकल नेम के बारे में। सर आरबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है वो टेक्निकल नाम क्या होता है, तो इसका टेक्निकल नाम होता है सर एर्थोसाइट। क्या नाम होता है सर, एर्थोसाइट। तो याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि सर इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे सर हम, एर्थोसाइट होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। एर्थोसाइट जो है किसका टेक्निकल नाम होता है, तो क्या बोलेंगे सर हम, आरबीसी का जो है टेक्निकल नाम होता है एर्थोसाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो समझिएगा यहाँ पर, भाई आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है, एर्थोसाइट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर दो चीजें जो हमें थोड़ा साइंस में जरूरी है, एक है अगर किसी नेम के साथ, किसी की नेम के साथ अगर आपका क्या लग जाए, सिस लग जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर किसी के नेम के साथ क्या लग जाए सर, आपका पीनिया लग जाए, तो इसका मतलब क्या होता है। सिस और पीनिया का कॉन्सेप्ट समझना है। तो सिस लग जाए तो याद रखिएगा, यहां पर ये किसकी बात कर रहा होता है, ये बात हो रही होती है निर्माण की। किसकी बात हो रही होती है, फॉर्मेशन की बात हो रही होती है। और अगर पीनिया लग जाए तो यहां पर बात किसकी होती है सर, यहां पर कमी की बात होती है, उसके लॉस की बात होती है। बायोलॉजी में जनरली किसी के नाम के साथ अगर सिस लगा है या पीनिया लगा है तो उसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। तो इस बात को अपन को याद रखना है। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछा जाए सर यहां पर कि सर एर्थोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। एर्थोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या होगा, आरबीसी का निर्माण। दूसरी बात, अगर इसी को चेंज करके वो थोड़ा सा बोल दे कि एर्थोसाइटोपीनिया का मतलब क्या होता है, तो एर्थोसाइटोपीनिया का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सर, आरबीसी की कमी को। आरबीसी की कमी को हम किस नाम से जानते हैं, तो एर्थोसाइटोपीनिया कहते हैं। भैया एर्थोसाइटोपीनिया बोल दिया अपन ने सर किसको, आरबीसी की कमी को। लेकिन सर जो आरबीसी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आरबीसी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, जो इसकी कमी से होती है, उस डिसीज को क्या कहते हैं, तो आरबीसी की कमी से होने वाले डिसीज को कहा जाता है एनीमिया। क्या कहते हैं सर उसे कहते हैं एनीमिया। याद रखना, अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर एनीमिया, या इसी को कहा जाता है अरक्तता, यानी कि ब्लड की कमी। इसमें क्या हो जाता है सर, इसमें आपकी आरबीसी की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है। इसी बीमारी को कहते हैं हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एर्थोसाइटोपीनिया। आरबीसी के निर्माण को क्या कहते हैं, एर्थोसाइटोसिस। इतनी बात क्लियर होगी सर हमारी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आरबीसी के बारे में क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आरबीसी के बारे में ये पूछा जाता है कि सर जो आरबीसी होती है इसका निर्माण कहाँ पर होता है। क्या क्वेश्चन मतलब पूछता है इसका कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने टाइम का होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग इतना करें, इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे चीजें समझाता हूँ आपको। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया हमारा। अब आरबीसी के निर्माण से लेकर हर एक चीज के बारे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट अपन लोगों को देखना है यहाँ पर, है ना। पूरी डिटेल आरबीसी की समझाऊंगा, एक एक पॉइंट। सबसे पहली बात आरबीसी के बारे में क्या पूछेगा, तो वो पूछता है यहाँ पर कि सर जो आरबीसी होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। क्या क्वेश्चन बनता है सर यहाँ पर, निर्माण यानी कि बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मेशन की। तो नॉर्मली जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है सर, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को बोला जाता है बोन मैरो। क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं बोन मैरो। तो ये जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है समझ में आता है, बोन मैरो किसे कहते हैं हम लोग। तो सर जो हड्डी होती है ना, हड्डी हमारी, मान के चलो ये लेग वगैरह तो आप लोगों ने कभी खाया होगा, जैसे चिकन लेग होता है, तो चिकन लेग को खाने के बाद जो हड्डी बचती है, हड्डी के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, हल्का सा रेड ब्राउन कलर का आपका जो है वो पेस्ट फॉर्म में, या बोल सकते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में जो होता है, वो पार्ट होता है आपका बोन मैरो। वहां पर किसका निर्माण होता है सर आपका, वहां पर निर्माण होता है आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे सर आप, बोन मैरो में होता है। अब आरबीसी का निर्माण होता है तो ऑब्वियसली बात, इसका एक लाइफ पीरियड भी होता होगा। तो इसका लाइफ पीरियड कितने टाइम का होता है, यानी कि अगर कहा जाएगा जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है। अब भाई इसका जीवन काल हो रहा है तो भाई ऑब्वियसली बात, इसकी डेथ तो होती होगी कहीं पर। तो इसकी डेथ कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है सर स्प्लेन में। कहाँ होती है सर, स्प्लेन में, या इसी को बोला जाता है पिलिहा, या इसी को क्या कहते हैं सर, अपन एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं तिल्ली। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर आरबीसी की डेथ कहाँ पर होती है, तो क्या बोलोगे सर, स्प्लेन में होती है, या पिलिहा में होती है, या तिल्ली में जो है आरबीसी की डेथ होती है। इस बारे में बहुत अच्छे से याद रखना। अब सर ये स्प्लीन कहाँ पर होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। तो सर आपकी बॉडी में जो लिवर होता है, जैसे मैंने ये मान लो लिवर बनाया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया सर, आपका ये लिवर हो गया। लिवर के नीचे ये छोटा सा पार्ट होता है, इसी को कहते हैं सर अपन लोग स्प्लीन। क्या कहते हैं सर इसको, इसी को स्प्लीन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, पिलिहा भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं सर अपन लोग तिल्ली कहते हैं। तो याद रखना कि सर आपकी जो आरबीसीज हैं, ये आरबीसी आकर ये कहाँ आती है, यहाँ पर आती हैं, और इनकी यहाँ पर क्या हो जाती है सर, इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए अगर क्वेश्चन बने आपका कि ग्रेवयार्ड्स, क्या क्वेश्चन बनता है सर यहाँ पर, आपका क्वेश्चन बनाता है यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी की कब्रगाह। तो आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो किसका नाम लेंगे सर यहाँ पर आप, यहाँ पर नाम लेंगे हम स्प्लीन का, या तिल्ली का, या पिलिहा का। तो इन तीनों एक ही बात है। ये कहाँ पर होती है, तो ये लिवर के जस्ट नीचे होती है। क्लियर हुई बात सर, यहाँ पर आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, क्या बोलेंगे सर हम, स्प्लीन में होती है। ये कहाँ होता है, तो ये लिवर के नीचे होता है। क्लियर हुई सर बात यहाँ पर। लेकिन जो दो बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना है अपन को, कि बोलता है सर गर्भ अवस्था की बात करता है। ये किसकी बात करता है सर आपकी, ये बात करता है गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है सर, अगर हम कहें तो इसे बोला जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। क्या कहा जाता है सर, इसे कहा जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज होती है, गर्भावस्था होती है, इस स्टेज में पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बच्चे की बात करो, बच्चे की मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, पर बच्चे की मम्मी में तो कहाँ होगा, बोन मैरो ही होगा, लेकिन बच्चे में कहाँ पर होगा, तो आरबीसी का निर्माण यहाँ पर जो होता है वो कहाँ होता है सर, वो लिवर में होता है। लिवर को क्या बोला जाता है सर, यकृत बोला जाता है। तो लिवर में होता है। और आरबीसी के निर्माण के साथ साथ इसकी जो डेथ होती है, वो डेथ भी कहाँ होती है, इसकी मौत मृत्यु भी कहाँ होती है, तब भी किसका नाम लेंगे सर यहाँ पर हम, तब भी हम बोलेंगे इसकी डेथ भी कहाँ होती है, तो वो भी लिवर में होती है। इस बात को याद रखना, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर कहा जाए तो करोड़ों का क्वेश्चन है आपका ये, कि सर अगर बोला जाए कि सर गर्भ अवस्था में या फेटस में या एम्ब्रॉयनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो सर लिवर में होता है। और उसकी डेथ भी कहाँ पर होती है, तो लिवर में होती है, स्प्लीन में नहीं होती है। फिर से बताओ, ध्यान देना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, बोन मैरो। लाइफ पीरियड कितना होता है, 20 से 120। डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन पिलिहा या तिल्ली, ये कहाँ पर होती है, लिवर के जस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी पूछा जाए तो क्या बोलोगे सर, ये आरबीसी की कब्रगाह पूछे तो क्या बोलोगे सर आप, तो क्या बोलेंगे सर हम, स्प्लीन पिलिहा या तिल्ली बोलेंगे। बट गर्भावस्था में कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, तो वो लिवर में होता है सर। और डेथ भी कहाँ पर होती है गर्भावस्था में आरबीसी की, तो ये लिवर में ही होती है। तो आरबीसी के बारे में इतनी डिटेल जो बताया मैंने, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अपन लोगों को। दूसरी बात, अब क्वेश्चन बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं।
हो गया होगा इतना हमने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर आपकी आरबीसी के बारे में कि सर ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सर आपसे, पूछेगा सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। तो आरबीसी में कोशिका विभाजन होता है या नहीं होता है, तो आरबीसी में कोशिका विभाजन जो होता है सर वो ये इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है सर, इम्पॉसिबल होता है। तो याद रखना सर इसमें असंभव होता है। क्यों होता है भाई आरबीसी में असंभव होता है, हमारी आरबीसी की बात कर रहा हूं मैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है, तो याद रखना कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन ये है क्योंकि आरबीसी में, ध्यान से सुनना, आरबीसी में केंद्रक यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है सर, इसमें एब्सेंट होता है। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि आरबीसी में सेल डिवीजन नहीं हो सकता, इसके पीछे कारण क्या है, इम्पॉसिबल है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो कारण हमने क्या बोला सर यहाँ पर, क्योंकि सर आरबीसी में केंद्रक आपका एब्सेंट होता है, और जिसमें एब्सेंट हो, केंद्रक ही ना हो, उसमें सेल डिवीजन होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए याद रखना कि आरबीसी में सेल डिवीजन कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन बने आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कौन से दो जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो सर याद रखना, एक तो आपका होता है ऊंट, और एक और जीव होता है जिसका नाम होता है लैमा। क्या नाम होता है सर, लैमा। तो याद रखना एक ऊंट और दूसरा होता है लैमा। लैमा जो होता है ये जिराफ जैसी होता है, बट इसकी गर्दन थोड़ी सी जिराफ से छोटी होती है। ऊंट को तो सब जानते हैं। ऊंट और लैमा दो ऐसे जीव हैं इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। क्या होता है सर, केंद्रक जो है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है सर, इसमें प्रेजेंट होता है। तो याद रखना कि पृथ्वी में हमारे दो जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब इनकी आरबीसी में अगर आपसे कहा जाए कि क्या सर इनकी आरबीसी में सेल डिवीजन हो सकता है क्या बोलोगे सर, हाँ सर इनमें सेल डिवीजन पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर हुई सर, हाँ या नहीं। तो अगर कहा जाए कि सर क्या ऊंट और लैमा की आरबीसी में सेल डिवीजन पॉसिबल है, तो हाँ सर बिल्कुल है, 100% हो सकता है। क्योंकि सेल डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो एक ही बात है कि आपके सेल डिवीजन के लिए सर आरबीसी केंद्रक होना चाहिए, कोशिका में केंद्रक होना चाहिए। क्लियर हुई सर बात इतनी, हाँ या नहीं। चलिए इतनी बात जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे और भी बातें बताता हूँ आरबीसी के बारे में। चलिए ये होगा स्क्रीनशॉट। तो तक आरबीसी के बारे में सर ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत इजीली हो गया सर हमारा। इस बारे में इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब बात आती है सर आरबीसी के बारे में। सर आरबीसी का जो रेड कलर होता है ये किस वजह से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सर एक बात बताइए, सर जो आरबीसी होती है ये रेड कलर की होती है, तो इसका जो रेड कलर है, इस रेड कलर के पीछे रीजन क्या होता है, रेड कलर के पीछे का जो कारण है, रीजन है, वो कारण क्या है। तो भैया इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है सर, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब आपका जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की बात करूं मैं कि सर आरबीसी का जो लाल कलर होता है, ठीक है, तो ये जो लाल रंग होता है आरबीसी का, ये किस वजह से होता है। तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप, सर ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक ये हीम में डिवाइड होता है और दूसरा एक इसमें डिवाइड होता है सर आपका ग्लोबिन में। तो ग्लोबिन क्या है सर, एक प्रोटीन है, और हीम भी क्या है सर, एक आयरन है। हीम की बात हो रही, मतलब हीम किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर, आयरन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर, आयरन की। तो सर ये जो आयरन होता है आपका, यानी कि किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर, लोहे की बात हो रही है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है सर, लोहा यानी आयरन। आयरन की वजह से हमारे यहाँ रेड कलर होता है भाई ब्लड का। तो सर ये जो आयरन होता है, यानी कि अगर हमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो अगर हम लोहे को चाटेंगे तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी और हमें हीमोग्लोबिन हमारा क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है क्या सर यहाँ पर, नहीं। आयरन की दो कंडीशन होती है, एक होता है Fe++ और एक होता है आपका Fe++। ठीक है, तो ये जो डबल प्लस होता है और ये ट्रिपल प्लस होता है, Fe++ को बोला जाता है फेरस और Fe++ को बोला जाता है फेरिक।
तो अब यहाँ पर सर अगर अपन को अगर हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो अब क्या कंडीशन होती है, कौन से वाले हमें उसकी जरूरत पड़ती है, इस बारे में समझिएगा। तो सर हमारी बॉडी को जिस आयरन की जरूरत होती है वो लोहे को सुबह शाम शहद में मिलाकर चाटने से नहीं मिलेगी और ना ही लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से मिलेगी। तो वो कहां से मिलेगी सर अपन को, तो वो मिलेगी सर हमें पालक से मिलेगी या एप्पल से मिलेगी, मेथी से मिलेगी या बथुआ भाजी जो आती है उन सब मिलेगी। तो हमें जिस आयरन की जरूरत होती है वो चाटने से नहीं मिलेगी, ना चूर्ण बना के खाने से मिलेगी। वो किससे मिलेगी सर, हमें फेरिक से मिलेगी, जैसे पालक वगैरह से मिलेगी। तो याद अगर कहना है तो भाई पालक हो गया, मेथी हो गया, एप्पल हो गया, तो इनको खाने से आपको क्या मिलेगा सर, आयरन मिलेगा। इस बात को याद रखेंगे सर आप लोग। अब बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबिन किसकी तरह काम करता है, ग्लोबिन एक क्या है सर, आपका एक प्रोटीन है जो एक बस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर, बस की तरह काम करता है। भाई बस की तरह ये कार्य करता है, भाई ठीक है बस की तरह कार्य करता है, लेकिन भैया बस का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये लाने ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करेगा सर ये, तो भैया बहुत बड़ी बात है नहीं, यहाँ पर अपन इजीली समझ सकते हैं इस बात को। क्या करता है सर, ये O2 और CO2 को लाने और ले जाने का काम करता है। क्या करता है सर, ये लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो अगर आपसे ये बात कहा जाए यहाँ पर कि सर हम लोग जनरली ये बात जानते हैं कि सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लाने ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में भी कौन करता है तो क्या बोलोगे, आरबीसी। आरबीसी में कौन करता है तो क्या बोलोगे, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन करता है तो पर्टिकुलरली क्या बोलोगे सर आप, ये काम किसका है, ग्लोबिन का है। ये ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। नॉर्मली आप लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा कि सर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है हीमोग्लोबिन, तो इस बारे में जरा ध्यान से सुनते हैं। मेल में ये होता है आपका 12 से 16 और फीमेल में होता है 10 से 14। इसके बीच में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। लेकिन क्या सर, क्या कितना लीटर होना चाहिए, क्या हीमोग्लोबिन, ये किलोग्राम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर यहाँ पर, तो इस बारे में याद रखना कि ये क्या होता है सर आपका, ये 12 से 16 mg होता है, मिलीग्राम होता है पर 100 ml। यानी कि अगर मैं 100 ml ब्लड लेता हूं तो उसमें 12 से 16 मिलीग्राम क्या होना चाहिए आपका, हीमोग्लोबिन पुरुषों में होना चाहिए। और महिलाओं में कितना होना चाहिए, 10 से 14 मिलीग्राम पर 100 ml। वो 100 ml की जगह क्या कर देता है सर, वो कई बार क्या कर देता है, डेसी लीटर दे देता है। क्या दे देता है वो, डेसी लीटर। तो याद रखना अगर आपसे कहा जाए भाई डेसी लीटर को ही क्या कहा जाता है, 100 ml कहते हैं। तो इसलिए याद रखना कि डेसी लीटर इज इक्वल टू 100 ml। इस बात को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सर आरबीसी का रेड कलर किस वजह से होता है तो क्या बोलोगे सर आप, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बना होता है, तो हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहे की बात हो रही है, तो लोहा में भी कौन सा Fe++ या Fe++, किसकी जरूरत होती है सर, Fe++ यानी फेरिक की जरूरत होती है। ग्लोबिन की बात करें तो ये एक प्रोटीन है जो किसकी तरह काम करता है, एक बस की तरह काम करता है। ये O2 CO2 को लाने ले जाने का काम करता है। आपका एवरेज कितना होना चाहिए, पुरुषों में तो 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml, महिलाओं में कितना होना चाहिए तो 10 से 14 मिलीग्राम पर 100 ml। इतना आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए या डेसीलीटर में। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं, आगे बात करते हैं हम। आपने देखा वो जो पहाड़ी लोग होते हैं या जो जम्मू कश्मीर के लोग या हिमाचल के लोग होते हैं, इन लोगों की एक खास बात देखी होगी आप लोगों ने कि इनके चेहरे जो होते हैं, इनके जो फेस होते हैं या इनके गाल जो होते हैं वो काफी लाल होते हैं, है? हाँ सर होता तो मैं देखा तो ऐसा कि भाई इनके चेहरे पे काफी ज्यादा लालिमा नजर आती है, काफी ज्यादा गोरे दिखाई देते हैं ये लोग, एकदम लाल लाल इनके गाल होते हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्मली गाल लाल एक ही रीजन से होते हैं, मतलब यार किसी ने कान के नीचे बजा दिया तो गाल लाल हो जाता है। हमारे यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे यहाँ। तो सर गाल लाल होने के पीछे रीजन क्या, उनके चेहरे पे लालिमा दिखाई देती है, एक शाइनिंग दिखाई देती है, उसके पीछे क्या कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति मैदानी एरिया का अगर कोई व्यक्ति है प्लेन एरियाज में जो रहता है, अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है तो उसकी नाक से ब्लड आने लगता है। तो उसकी नाक से ब्लड आने के पीछे क्या कारण होता है,
तो मैं इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, इसके दोनों के अकॉर्डिंग में इसके आंसर्स आप लोगों के सामने रखूंगा। यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी बात करूंगा मैं यहाँ पर, और दूसरी बात मैं करूंगा यहाँ पर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बात करूंगा। तो दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे अपन यहाँ पर। तो भाई मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। मैंने एक डायग्राम, ये जो है यहाँ पर एक डायग्राम तैयार किया, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया कैसा है सर? तो ये एरिया है आपका प्लेन एरिया। कौन सा एरिया सर आपका? ये है आपका प्लेन एरिया कहलाता है आपका, यानी कि इसे क्या बोलेंगे सर? ये मैदानी भाग है। क्या है सर आपका? ये मैदानी भाग। ठीक है, तो याद रखना, अगर बोला जाए ये कौन सा एरिया तो क्या बोलेंगे सर? प्लेन एरिया है। ठीक है, मैदानी भाग है आपका। और ये कौन सा है तो क्या बोलेंगे सर? इसे बोला सर हमने एक हिली एरिया है। ये कैसा एरिया सर आपका? ये एक हिली एरिया है। तो अपन ने बोल दिया कि सर ये हिली एरिया है, यानी कि इसे क्या बोलेंगे सर? ये है आपका पहाड़ी भाग। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना सर, प्लेन एरिया में और हिली एरियाज में क्या डिफरेंस होता है। मैं जो डायग्राम, जो यहाँ पर डेटा समझाऊंगा, डेटा को बहुत अच्छे से समझना है, पूरा ध्यान यहीं पर रखना। कुछ भी कर रहा हूँ पूरा ध्यान यहीं बोर्ड पर होना चाहिए आपको। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्या बताओ। अब आपका जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग है, इस इलाके में क्या होता है सर? आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब कैसा होता है तो क्या बोलेंगे सर? पर्याप्त होता है। वायुमंडलीय दाब यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? तो सर पर्याप्त मतलब है जितना जरूरत है उतना हमारे पास होता है। यानी कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किसकी बात हो रही है सर? यहाँ पर बात हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ पर कैसा होता है सर? पर्याप्त होता है, जितनी जरूरत है उतना होता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो पर्याप्त होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब अगर वायुमंडलीय दाब पर्याप्त है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वायु भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होगी। अगर वायु पर्याप्त मात्रा में है, मतलब वायु में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब एयर जो है आपकी, वो एयर कंटेंट भी, एयर भी कैसी होगी सर आपकी? वो पर्याप्त होगी। ठीक है, अब एयर अगर पर्याप्त है तो ऑब्वियस की बात है O2 भी कैसी होगी सर? यहाँ पर पर्याप्त होगी। भाई ऑक्सीजन भी कैसी होगी सर? यहाँ पर पर्याप्त मिलेगी अपन को। मतलब इतनी कहानी तो अपन को समझ में आ गई है कि सर जो प्लेन एरिया के जो लोग होते हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है सर? उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। और जो पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो उनकी आदत कैसी हो जाती है सर? पर्याप्त ऑक्सीजन लेने की हो जाती है, यानी कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है वो ऑक्सीजन उन्हें मिलते जाती है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई ऑक्सीजन इनके पास पर्याप्त है। अब जैसे ये हिली एरियाज में जाते हैं तो कहानी क्या है उसको समझिएगा कि हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो यहां पर जाते से ही जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी कि आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है सर आपका? ये हो जाता है आपका लो। क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एयर कैसी हो जाएगी सर? यहाँ पर एयर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एयर अगर कम हुई तो हमें कह सकते हैं कि O2 भी क्या हो जाएगी सर? यहाँ पर O2 भी कम हो जाएगी। मतलब इतनी बात तो अपन को यहाँ पर समझ में आ गई है कि सर पहाड़ी एरिया में जाने पर आपकी जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, वो ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो जाएगा सर आपका? यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि इस इलाके में अगर 100 ऑक्सीजन थे तो 100 ऑक्सीजन को ले जाने वाले कौन थे आपके? 100 क्या थे आपके? ग्लोबिन थे। कौन थे सर आपका? 100 आरबीसी थी। मतलब ये मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर अगर कहा जाए कि सर 100 अगर ऑक्सीजन थे तो 100 आपकी जो आरबीसी है, ऑब्वियस सी बात है आपकी आरबीसी का काम क्या होता है? ब्लड को लाने ले जाने का होता है। तो आपके पास अगर मान लो 2 मिनट के लिए मैंने कहा कि सर एक रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर आपकी आरबीसी वो क्या उतर रही है? ऑक्सीजन उतर रही है। 100 ऑक्सीजन उतरी तो 100 आरबीसी में बैठकर वो क्या हो रही है? जा रही है। इनकी आदत हो गई अब लेकिन जब यही आपकी कंडीशन है कि ऊपर जाने पर आपकी ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होगी सर? यहाँ पर कम हो गई। यानी कि अब यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन कितनी निकल रही है? 80 ऑक्सीजन आ रही है, 80 ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन आपके पास आरबीसी कितनी है? आपके पास तो आरबीसी कितनी है सर? आपके पास 100 ही है। तो आरबीसी के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कैसी होगी सर? आपकी कम हो गई। मतलब आरबीसी का कंटेंट क्या हो गया सर? आपका ज्यादा हो गया। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो सिंपली अगर मैं कहूंगा यहाँ पर, तो एक बात सिंपल सी कह सकते हैं हम यहाँ पर कि सर O2 का जो कंटेंट है, किसकी बात कर रहा सर मैं? O2 कंटेंट जो है आपका, वो किसके कंपैरिजन में क्या पर बोल सकता हूं, या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि O2 इज लेस देन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? RBC। यानी कि सर आपका जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है, मैं लिख देता हूं इसे अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर, ऑक्सीजन आरबीसी की तुलना में कम हो जाता है। क्या हो जाती है सर?
कम हो जाती है। यही कारण है आपका, रीजन यही है कि नाक से ब्लड आने लगता है। क्या हो जाता है सर? नाक से ब्लड आने लगता है। और नाक से ब्लड आने लगे तो भैया इतना समझ जाओ यहाँ पर कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो गई है। या फिर नाक से ब्लड आ जाए, या फिर जो फेस होता है, फेस पर क्या होता है, फेस आपका रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देने लगता है। क्लियर हुई सर बात यहाँ पर? तो याद रखना कि जो पहाड़ी एरियाज में जो लोग होते हैं उनके चेहरे पर लालिमा क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ऊपर आरबीसी की तुलना में ऑक्सीजन कैसी होती है सर? आपकी कम होती है। इसी वजह से आरबीसी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो पहले वो नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है रेस्पिरेशन के दौरान, या फिर वो बार बार नहीं निकल पाती है तो वो चेहरे में दिखाई देने लगती है। क्लियर हुई सर इतनी बात? हाँ या नहीं? तो आरबीसी के बारे में मैंने यहाँ पर आपको पूरी डिटेल समझा दी है। अगली बात आती है आपकी डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात आती है? डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी आपका। अच्छा, इसका फिजिक्स के अकॉर्डिंग आंसर अगर बोला जाए तो भाई सीधी सीधी हम यहाँ पर आरबीसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, और ना हम ऑक्सीजन का नाम लेंगे, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बोल देंगे कि प्लेन एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हिली एरिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा होता है? ज्यादा होता है। और प्रेशर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई से लो की ओर जाता है। तो बॉडी का अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से जो है ये ब्लड आपका बाहर आने लगता है। फाउंटेन पेन का एग्जांपल भी याद रखना कि प्लेन में जाते हैं तो फाउंटेन पेन से इंक बाहर आने लगती है। ये सब यही कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। अब बात आती है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं सर? हम लोग उसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कि बात हो रही है डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को आता था व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे सर? इन्हें कहते हैं हम लोग सफेद रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं सर? सफेद रक्त कणिकाएं। तो ये सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके बारे में क्या खास बात है? सबसे पहली बात, इनका टेक्निकल नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? टेक्निकल नाम क्या होता है? तो इनका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है सर? ल्यूकोसाइट। नाम याद रखना सर, क्या नाम है? ल्यूकोसाइट जो है वो इनका टेक्निकल नाम है। किसका टेक्निकल नाम है? डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। इतनी बात क्लियर हुई सर आपकी? हाँ या नहीं? अब मैं यहाँ पर दोनों दो चीजों को मैं साथ में बताऊंगा आप लोगों को। दोनों का मैंने इसलिए नहीं बताया था, अभी यहाँ पर बताना जरूरी है, तो दोनों का याद रखना। मैं यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों की बात करूंगा। तो यहाँ पर आपकी आरबीसी की बात करूं और डब्ल्यूबीसी की बात करूं, तो दोनों को ध्यान से सुनना। आरबीसी के काउंट की बात करता हूं मैं। किसकी बात करता हूं सर? पहले आरबीसी काउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी का काउंट। काउंट यानी कि बात हो रही है इनकी संख्या। तो सर ये जो आरबीसी का जो काउंट होता है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख। कितनी होती है सर? 50 से 55 लाख, याद रखना। और वो भी क्या? पर क्यूबिक एमएम। क्या होती है सर? पर क्यूबिक एमएम। पर क्यूबिक एमएम यानी कि एमएम की घात 3। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। यानी कि मैं 5 से 5.5 मिलियन बोल सकता हूँ। 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। क्यूबिक का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक क्यूब लिया कन्वर्ट में हो जाता है। इसकी राउंड की बात करूंगा जिसमें कितना होता है सर? तो ये 8 से 10,000 के बीच में होती है। ठीक है सर, इसको भी याद रखना। पर डेसीलीटर में इसका आ जाता है, यहाँ पर माइक्रोलीटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के काउंट की बात हो गई। दूसरी बात करें भाई, डब्ल्यूबीसी का अपन ने देखा किसमें क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर कि डब्ल्यूबीसी में सेल डिवीजन होता है क्या? क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि भाई डब्ल्यूबीसी में क्या सेल डिवीजन होता है क्या? तो क्या बोलेंगे सर? हाँ, इसमें आपका जो सेल डिवीजन है वो हाँ होता है, पॉसिबल है। सेल डिवीजन पॉसिबल है तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं क्यों है सेल डिवीजन पॉसिबल? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी बात करें डब्ल्यूबीसी में तो क्या होता है सर? इसमें जो केंद्रक है यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या होता है सर? इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस बारे में याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्या? अरे भैया हाँ होता है, तभी तो इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? तो सर उसमें था आपका क्या? केंद्रक होना चाहिए। अब आपने एक बात सुनी होगी, कई बार हमारे ब्लड में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। भाई ब्लड में कैंसर हो जाता है, कैसे हो जाता है? कैंसर कैसे होता है? तो इस बात को समझिएगा। तो अब भाई सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब यही सेल डिवीजन जो हमारे ब्लड में हो रहा है, किसकी बात कर रहा है सर यहाँ पर? जब डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, और डब्ल्यूबीसी में जो सेल डिवीजन है वो आपका, वो जो सेल डिवीजन है वो कैसा हो जाए सर? आपका ये अनकंट्रोल्ड हो जाए। क्या हो जाए सर? आपका ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कैसा हो जाए सर? ये अनियंत्रित हो जाए।
तो ये जो अनियंत्रित सेल डिवीजन है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन है, इसी कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है? तो ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही क्या कहलाता है सर? इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कैंसर। इसी को बोला जाता है कर्क रोग। तो अगर आपसे कहा जाए कि सर आपकी WBC में जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, इसी को क्या कहते हैं सर? हम लोग कैंसर कहते हैं। और ये WBC में हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? ब्लड का पार्ट है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। या ब्लड कैंसर एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं सर इसे कहते हैं ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि सर ल्यूकेमिया इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? ल्यूकोसाइट की वजह से होता है। और ल्यूकोसाइट मतलब किसकी बात हो रही है सर यहाँ पर? WBC। तो ब्लड में कैंसर किसकी वजह से होता है? WBC की वजह से। क्या नाम होता है? तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप? या नाम क्या होता है इसका? तो नाम तो सर इसका बहुत आसान है। नाम क्या सर इसका? ब्लड कैंसर को अपने नाम दिया ल्यूकेमिया, नाम दिया अपन ने। क्या नाम दिया? ल्यूकेमिया। किसकी वजह से हो रहा है सर? ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक किसमें होता है? WBC में। इतनी बात क्लियर हुई सर? कहीं पर भी आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, वो आपका क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं को उनके ब्रेस्ट में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। उनकी जो स्किन होती है, वो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या अगर गांठ बनने लगे, सेल डिवीजन अनियंत्रित हो जाए और वो गांठ पे परिवार साइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? आपका कैंसर बन जाता है। तो कैंसर आपका कहीं पर भी हो सकता है, और वो कैंसर आपका इजीली हो सकता है जहां पर आपकी गांठ बनना इजीली चालू हो जाती है, यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन वो कैसा है? अनकंट्रोल्ड है। क्या है? अनकंट्रोल्ड, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक, हर बार उसे हम लोग ल्यूकेमिया नहीं कहेंगे। ये ब्लड में हो रहा है, इसलिए ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया क्यों कहा है? क्योंकि किस में हो रहा है? WBC में हो रहा है। WBC का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना नोट कर लिया होगा अपन ने। अगली बात करते हैं सर यहाँ पर, WBC के सिंगल सेल होती है क्या? तो क्या बोलेंगे सर अपन यहाँ पर? नहीं सर, WBC कोई सिंगल सेल नहीं होती है। WBC 5 टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कितने टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है सर? 5 टाइप के सेल्स से मिलकर WBC बनी होती है। अब इन पांचों सेल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं WBC इज नॉट अ सिंगल सेल, इज अ ग्रुप ऑफ 5 सेल्स। देन हम ये कह सकते हैं यहाँ पर किसी की जो 5 सेल्स हैं, ये 5 सेल्स कौन कौन से हैं? तो 5 सेल्स के मैं यहाँ पर नाम बताऊंगा और 5 सेल्स के यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर बोला जाए यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर, तो ये WBC क्या है आपका? तो एक ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है सर? एक ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का ही क्या है सर? एक ग्रुप है। तो इसमें कितनी ग्रुप है सर यहाँ पर? तो क्या बोलोगे सर? ग्रुप ऑफ सेल्स होगी। कितने सेल्स का? तो 5। तो ये जो 5 सेल्स है हमारी, ये कौन कौन सी है? पांचों के नाम यहाँ पर मैं बताऊंगा। सबसे पहला आता है सर जिसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है सर? मोनोसाइट। दूसरी जो सेल है सर उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। क्या नाम है सर? न्यूट्रोफिल्स। नाम सुना होगा आपने इसके बारे में। जो तीसरी सेल होती है सर उसका नाम होता है इसाइनोफिल्स। क्या नाम होता है? इसाइनोफिल्स। ठीक है। जो चौथी सेल होती है सर उसका नाम होता है बेसोफिल। क्या नाम होता है? बेसोफिल के नाम से हम उसे जानते हैं। और जो आपकी 5वीं सेल होती है सर, इसे कहा जाता है लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है सर? इसे बोला जाता है लिम्फोसाइट। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया सर कि सर आपकी WBC कितने टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? 5 टाइप की। सबसे पहली मोनोसाइट, दूसरी न्यूट्रोफिल्स, तीसरी साइनोफिल्स, चौथी बेसोफिल्स और 5वीं लिम्फोसाइट। तो सर कौन सी ज्यादा होती है, कौन सी सबसे कम होती है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, और मिनिमम क्या पाई जाती है? तो सबसे मिनिमम पाई जाती है आपकी बेसोफिल्स। तो याद रखना यहाँ पर कि WBC में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो क्या बोलोगे सर आप? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो बेसोफिल्स पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम सेम होता है कि जो बाहर से आने वाले, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बाहर से आने वाले जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, किसकी बात हो रही है? बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया का क्या करती है सर? ये भक्षण करते हैं। क्या करते हैं?
भक्षण करते हैं, यानी कि उनको किसकी तरह काम करते हैं, तो वर्क लाइक अ फैगोसाइट, किसकी तरह काम करते हैं, फैगोसाइट की तरह काम करते हैं, भक्षक की तरह काम करते हैं। तो इनका काम क्या होता है सर, इनका भक्षण करना। तो भक्षण करना किसका काम होता है, तो न्यूट्रोफिल्स और इसका। आपने खाने के दौरान कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर गया तो सबसे पहले उसको लड़ेंगे कौन, उससे मोनोसाइट लड़ेंगे और न्यूट्रोफिल्स लड़ेंगे। मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सिपाही या शरीर का सिपाही के नाम से जाना जाता है। और इसी का काम होता है हमारे किस सिस्टम को बनाए रखना, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, और ये पांचों कोशिकाओं के बल पर ये काम करता है। इसाइनोफिल्स का काम क्या होता है, तो सर इसाइनोफिल्स का जो काम होता है, अगर हम बेसिकली अगर देखें तो इसाइनोफिल्स का काम होता है संक्रमण रोकना। क्या काम होता है सर इसका, संक्रमण रोकना। संक्रमण मतलब किसकी बात कर रहा हूं सर मैं, यहाँ पर बात हो रही है इन्फेक्शन की। तो इन्फेक्शन को रोकने का काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप, वो काम है इसाइनोफिल्स का। बेसोफिल को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को। पहले बात करता हूं मैं यहाँ पर लिम्फोसाइट की। तो ये जो लिम्फोसाइट है और बेसोफिल है, दोनों को मैं बहुत अच्छे से अलग अलग समझाता हूँ। पर इसको जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है। पहले मैं लिम्फोसाइट समझाता हूँ। हमने लिया ब्लड, ब्लड में क्या लिया सर अपन ने, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में भी किसको उठाया सर अपन ने, यहाँ पर उठाया अपन ने लिम्फोसाइट को। किसको उठाया, लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट है ये किसकी कोशिका है, तो क्या बोला सर अपन ने, डब्ल्यूबीसी की कोशिका है। ये जो लिम्फोसाइट होता है ये दो टाइप का होता है सर। दो टाइप का मतलब कैसे, तो एक होता है आपका जिसे बोला जाता है बी टाइप लिम्फोसाइट। क्या कहा जाता है, बी टाइप लिम्फोसाइट। और जो दूसरा होता है सर उसे बोला जाता है टी टाइप लिम्फोसाइट। तो आपका ये बी टाइप लिम्फोसाइट और टी टाइप लिम्फोसाइट ये दोनों होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो इसके काम को बहुत अच्छे से समझना। ये जो बी टाइप लिम्फोसाइट होता है आपका, ये जो बी टाइप लिम्फोसाइट होता है ये क्या करता है, तो इसका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। क्या काम होता है सर, एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र में जो हमारे पुलिस वाले होते हैं ना, अगर कहा सर, तो एंटीबॉडी को बनाने का काम किसका, बी टाइप का। और टी टाइप का क्या है सर, तो ये जो एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं, तो एंटीबॉडी बनाने में क्या करना सर, ये हेल्प करना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करना जो है ये किसका काम होता है, तो क्या बोलोगे सर आप यहाँ पर टी टाइप का। यानी कि टी टाइप एक हेल्पर की तरह काम करता है। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन रखता है हमारे लिए, बी टाइप। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, हमारे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टी टाइप। यानी कि कहा जाए कि अगर ये जो है आपका बी टाइप, अगर कहा जाए ये अगर आपका पुलिस हेडक्वार्टर है जो आपके पुलिस वालों की भर्ती करता है, ठीक है, लेकिन उन पुलिस वालों के लिए एग्जाम अरेंज कराना, उनकी ट्रेनिंग कराना, ये काम किसका है, तो क्या बोलोगे सर, टी टाइप। मतलब व्यापम की तरह यहाँ पर काम कौन करेगा, एसएससी की तरह काम कौन करेगा यहाँ पर, वो कौन काम करेगा, आपका टी टाइप। टी टाइप हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर सर ये थोर है, थोर को हथौड़ा बनाना, तो थोर का हथौड़ा बनाने के लिए उस बौने की जरूरत जरूर पड़ेगी। याद रखना, उस बटले की वजह से ही वो हथौड़ा बना पाएगा या अपना ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बनाएगा, कुल्हाड़ी बनाएगा। ध्यान से सुनना है यहाँ पर टी टाइप का क्या कॉन्सेप्ट होता है सर। एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम होता है HIV एड्स। नाम सुना है, HIV एड्स के नाम से वो जानी जाती है। तो सर ये जो HIV एड्स नाम की जो बीमारी है, HIV का फुल फॉर्म सबको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सर ये जो HIV एड्स का जो वायरस होता है, इसका वायरस क्या करता है सर, आपने देखा होगा ये टी टाइप लिम्फोसाइट को क्या करता है सर, ये इस पर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद क्या करता है सर, अटैक करके इसको क्या कर देता है सर, इसको किल कर देता है। क्या कर देता है सर, किल कर देता है। यानी कि व्यापम को ये खत्म कर देगा। तो सर एग्जाम अरेंज मतलब पुलिस वाले बनना ही खत्म। तो मतलब इतना समझ रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये वायरस क्या करता है, टी टाइप लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है, जिससे नई एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं और आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है सर, आपका कमजोर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम कमजोर मतलब आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में नए पुलिस वालों की भर्ती हो रही है क्या, नहीं। जब नए पुलिस वालों की भर्ती नहीं हो रही तो आपके शहर की सुरक्षा तो कमजोर हो गई ना। आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। आपने देखा होगा अगर किसी को HIV एड्स हो जाए तो वो जल्दी मर जाता है।
एड्स से नहीं मरता, एड्स से नहीं मरता। वो मरता कैसे है सर? कोई भी वायरस सबको उसके बॉडी के अंदर गया, अब उसकी बॉडी के अंदर गया तो उस वायरस से लड़ने के लिए यानी कि उस चोर से लड़ने के लिए पुलिस वाले हैं क्या? नहीं बन पा रहे हैं क्या? नहीं, जो पुराने हैं बस उन्हीं से लड़ते रहा। वो अगर वो भी खत्म हो गए तो जब नए पुलिस वाले नहीं बन पाएंगे, नई एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी, तो जो लड़ाई है वो लड़ाई नहीं हो पाएगी और उन वायरस की जो क्वांटिटी यानी कि जो उनका काउंट है वो बढ़ते जाएगा, 2 गुना 4 गुना 10 गुना होते जाएगा और वो पूरी बॉडी को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। यानी कि मान के चलो सर्दी का वायरस अगर अंदर गया तो वो सर्दी से ही मर जाएगा, वो एड्स से नहीं मरेगा। बात समझ में आई यहाँ पर मैंने क्या कहा? तो सर याद रखना, इसलिए इस बीमारी से जितना हो सके तो दूर रहो, पहली बात ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर कहा जाए भैया तो बहुत अच्छे से ख्याल रखें आप इन सब चीजों का, ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से, बॉडी कैसे काम करती है तो समझ में आ गया होगा अपन लोगों को। दूसरी बात करें, बेसोफिल की बात करते हैं। ये तो लिम्फोसाइट क्लियर हुआ, बेसोफिल की बात करते हैं। तो बेसोफिल का क्या कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। बात हो रही है यहाँ पर बेसोफिल की। तो ये जो बेसोफिल होता है आपका, ये इसमें 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। अभी तीनों टाइप के प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। अब भैया ये 3 टाइप के प्रोटीन कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं सर अपन यहाँ पर। ठीक है, तीनों के नाम बहुत अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। डब्ल्यूबीसी में अपन गए, डब्ल्यूबीसी में अपन ने क्या उठाया? तो अपन ने उठाया सर बेसोफिल उठाया। क्या उठाया? बेसोफिल्स। तो ये जो बेसोफिल्स था, इस बेसोफिल में क्या कहा इसमें अपन ने? इसमें क्या होते हैं सर? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं सर इसमें अपने होते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन कितने होते हैं इसमें? तो क्या बोला सर अपन ने? इसमें 3 प्रोटीन होते हैं। तीनों प्रोटीन के मैंने नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, तीनों के नाम बहुत अच्छे से समझना। पहले प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो पहले प्रोटीन का नाम है हिस्टामाइन। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है हिस्टामाइन। जो दूसरा प्रोटीन होता है सर, दूसरे प्रोटीन का नाम है यहाँ पर हेपेरिन। क्या नाम है सर यहाँ पर? उसका नाम है हेपेरिन। हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसका नाम है हेपेरिन। ठीक है सर, हिंदी में से क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हिस्टामाइन। ठीक है, और जो तीसरा प्रोटीन है आपका, इस तीसरे प्रोटीन का नाम है यहाँ पर, इसका नाम है सेरोटोनिन। क्या नाम है सर इसका? सेरोटोनिन। ठीक है सर, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये तीनों प्रोटीन क्या करते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है। ये हिस्टामाइन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एलर्जी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना सर? एलर्जी क्रिएट करना किसका काम होता है? तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर आप? एलर्जी क्रिएट करना किसका काम होता है? तो ये काम होता है हिस्टामाइन का। जैसे आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, धूल डस्ट में जा रहे हैं, तो आपको क्या होने लगती है? छींक आने लगती है। छींक क्यों आती है भैया? छींक आने मतलब आपको उस चीज से एलर्जी। अब ये एलर्जी है क्या? तो एलर्जी आना अच्छी बात है या बुरी बात? तो एलर्जी आना बहुत अच्छी बात है। क्यों है? क्योंकि सर आपकी अंतर आत्मा जो है यहाँ पर, आपकी अंतर आत्मा बाहर निकल के नहीं आती। वो ये नहीं कहती कि भैया तुम ये मत करो नहीं तो इससे दिक्कतें आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं। इस बात को याद रखना कि ये एलर्जी जो है आपकी, ये आपकी अंतरात्मा की जगह काम करती है कि तुम ये मत करो नहीं तो इससे तुम्हें एलर्जी हो रही है। मतलब ये है कि आपकी बॉडी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या उस फूड को या उस टैबलेट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो एलर्जी क्रिएट कर देती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर से अंदर आत्मा निकल के आ रही है और बोल रही हो कि चीज ये मत करो, इससे दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो भैया ऐसा कछु नहीं। इतनी बात समझ में, एलर्जी आना बहुत अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हेपेरिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, तो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोटिंग से कौन रोकता है? तो क्या बोलोगे सर? हेपेरिन रोकता है। तो याद रखना, बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। तो अगर आपको बोला जाए यहाँ पर सर बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग को कौन रोकता है, तो क्या बोलोगे सर? कौन रोकता है? हेपेरिन। अगर बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लोट हो गया तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा क्या? और सर्कुलेशन नहीं होगा तो मतलब ऑक्सीजन का आना जाना बंद, और मतलब आप सीधे सीधे अल्लाह को प्यारे हो जाओगे और आपके नाम के सामने क्या लग जाएगा? स्वर्गीय। और जिनकी शादी होगी वो तो बहुत अच्छी बात है, चलो उन्होंने दुनिया देख ली। जिनकी नहीं हुई तो बेचारे कुंवारे ही मर जाएंगे। हैं? आगे बढ़ते हैं, सेरोटोनिन की बात करते हैं भैया। तो सेरोटोनिन का काम क्या होता है? सेरोटोनिन क्या होता है? एक मैसेंजर प्रोटीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है सर? ये काम करता है मैसेंजर प्रोटीन की तरह। अब ये मैसेंजर प्रोटीन की तरह कैसे काम करता है? तो यहां पर ध्यान से सुनना। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैसेंजर प्रोटीन या संदेश वाहक प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे सर? हम सेरोटोनिन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेरोटोनिन किसको मैसेज करता है? तो ये मैसेज करता है सर आपके ब्रेन को। किसको मैसेज करता है? ब्रेन। और ब्रेन में भी किसको करता है? तो ब्रेन में ये करता है हाइपोथैलेमस को करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है तो वो काम यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अब अज्यूम कीजिए 2 मिनट के लिए यहाँ पर कि आपको खाना खाने के
बटर लगा हुआ है, चावल भी लेकर आए, उसी में दाल भी लेकर आए, उसी में सब्जी लेकर आए, बगल में पानी भी रख दिया। आप चिटिया रहे थे फोन में, चिटियाना समझते हो, हाँ, चैट करना, चैटें, तो वही चीजें। तो आप जब चैट कर रहे होते हैं तो आप 5-10 मिनट ऐसे बीत जाते हैं, एक हवा का झोंका है, उसके साथ वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी आपके खाने में आकर बैठ गया। अब वो खाने में आकर आपका जो वायरस या बैक्टीरिया बैठ गया, अब उसने क्या किया, वो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर गया तो उसको वो सारी चीजें मिल गई जिसकी उसे रिक्वायरमेंट थी। उसे रोटी खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ऑयल से उसे फैट मिल गया, उसे दाल से प्रोटीन मिल गया, और उसके जो जरूरत की चीजें थी पानी, वो पानी भी आपने पीकर उसे दे दिया। उसकी काउंट जो है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जैसे वो आपके ब्लड में मिला तो आपके ब्लड को लगा ये दुश्मन है, तो ब्लड ने अपनी क्या बनाई, डब्ल्यूबीसी ने अपनी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दिया। वो एंटीबॉडीज को क्या कर रहा है सर, लड़ने के लिए भेजा। इधर से आप कहिए इनकी क्वांटिटी बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते जा रही है, इनकी क्वांटिटी। अब पुलिस वाले बेचारे जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो फीवर आने लगा आपको। अब कंडीशन क्या सब सुनिएगा यहाँ पर, अब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही। आपके ये वायरस है, आपके जो एंटीबॉडीज हैं, यानी कि चोर और ये पुलिस वाले हैं, दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं। पुलिस वाले चोर को मार रहे हैं, चोर पुलिस वालों को मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन सर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। और अब पुलिस वालों को लगने लगा कि इनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल था, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में था, जो उसकी ग्रोथ के लिए कैसा था, सुटेबल था। तो अब इस कंडीशन में क्या किया इन्होंने सर, अब इन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पुलिस वालों से काम ना हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया सर, इस भैया आपका बेसोफिल ने किसको ऑर्डर दिया, सेरोटोनिन को। सेरोटोनिन तुरंत गया किसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन में किसके पास गया, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस के पास जाकर इन्होंने कहा कि ब्रेन को, इसने कहा कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमारे पुलिस वाले काम नहीं कर पा रहे, तो क्या किया जाए। तो अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया सर, यहाँ पर आपका फीवर, ये जो हाइपोथैलेमस का काम है, इसने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर दिया सर, यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया सर, इसने बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया इसने सर, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि आपको क्या आने लगा सर, उससे फीवर आने लगा। फीवर को क्या बोलते हैं सर अपन, बुखार। आपको जो बुखार आया, वो बुखार आना अच्छी बात है कि बुरी बात है सर, अच्छी बात है। जैसे ही आपको फीवर आया तो आपकी बॉडी को क्या हुआ सर, फीवर आया तो आपकी बॉडी को किसने छुआ, देखा यार फीवर है, फीवर आया तो बहुत अच्छी बात है, आपको इंडिकेट कर देगा कि हाँ आप बीमार पड़ रहे हो अंदर से। तो मम्मी ने देखा यार बच्चा बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, दवाइयां दी। तो जैसे ही दवाइयां दी गई तो बच्चे को बोला गया कि तुम सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। बच्चे को दवाइयां मिली, अब बच्चा सो गया। सोने के बाद क्या हुआ सर, जब जो दवाइयां थी उन्होंने क्या किया, उस वायरस बैक्टीरिया और हमारे पुलिस वालों के बीच में क्या खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी। बच्चे को बोला बच्चे तुम सो जाओ, और पुलिस वालों को भी बोल दिया, हमारे एंटीबॉडीज को बोल दिया जाओ तुम भी रेस्ट करो। अब ये जो वायरस बैक्टीरिया है उस दीवार को क्या करने लगे सर, यहाँ पर उसको खोदने लगे, उसको तोड़ने का काम करते रहे। हमारे पुलिस वाले तो, हमारे एंटीबॉडीज तो सो रही थी बगैर। अब इन्होंने क्या किया, रात भर इन्होंने क्या किया सर, रात भर इन्होंने उस दीवार को क्या किया, खोदा, और उसको सुबह सुबह तोड़कर इन्होंने कंप्लीट किया। रात भर हमारे पुलिस वाले बकायदा आराम कर रहे थे, सो रहे थे। सुबह बढ़िया उठे, उन्होंने फ्रेश हुए और मस्त पोहा जलेबी खा के एकदम तैयार बैठे थे। नहीं, भोपाल में अपने पोहा जलेबी चलती है इसलिए बताया। पोहा जलेबी खा के मस्त एकदम तैयार खड़े हैं, बंदूक लेके बढ़िया। और जैसे ही अब उन्होंने दीवार तोड़ी, वो रात भर के थके हुए थे, तो फीवर में मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो परेशान थे। जैसे ही आए तो हमारे पुलिस वालों ने उनको दबोचा, उनको मारा, उनका भक्षण करके खा गए सर, और बच्चा आपका क्या हो गया सर, ठीक हो गया। तो ये मैसेंजर प्रोटीन का काम क्या था, मैसेज पहुंचाना कहां तक, ब्रेन तक, ताकि हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सके, आपको फीवर आ सके, ताकि आप उसके बारे में और भी ज्यादा अच्छा काम कर सके। तो उम्मीद करता हूँ बॉडी कैसे काम करती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस क्लास के थ्रू। आपका जो थर्ड पार्ट है आपका, मैंने आपको आरबीसी पढ़ा दिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दिया। तीसरा पार्ट है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए, बात आ रही है आपकी ब्लड प्लेटलेट्स की। तो आपकी जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, अब इनकी क्या खास बात होती है सर, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, इसे कहा जाता है रक्त बिंबाणु। क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं रक्त का बिंबाणु। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका टेक्निकल नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर, इनका टेक्निकल नाम क्या है। तो इनका जो टेक्निकल नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है सर, वो है थ्रोम्बोसाइट। तो ये याद रखना, अगर आपसे बोला जाए कि सर थ्रोम्बोसाइट किसका टेक्निकल नाम है, तो क्या बोलेंगे सर, किसका है, ब्लड प्लेटलेट्स का या प्लेटलेट्स का। इनका काउंट कितना होता है, तो काउंट भी पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है सर, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख to
4.5 लाख। ये जो है इनके एक एवरेज काउंट होता है, इससे कम ये नहीं होना चाहिए। इनका काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, तो सर याद रखना कि ये क्या करती हैं, तो याद रखना ये ब्लड की जो थिकनेस होती है, इसकी बात कर रहा सर मैं यहाँ पर, ब्लड की जो थिकनेस होती है, यानी कि थिकनेस मतलब मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ गाढ़ापन, ठीक है। तो जो गाढ़ापन होता है, थिकनेस होती है, थिकनेस को क्या करता है ब्लड थिकनेस किस पर डिपेंडेंट होती है, तो क्या बोलोगे सर इस पर। अगला काम क्या होता है इसका, तो क्या होता है सर, ये ब्लड क्लोटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है। थोड़ी देर पहले मैंने बहुत अच्छे से ब्लड क्लोटिंग समझाया था, यानी कि क्या करता है सर, ये रक्त का थक्का जमाता है। अब सर ये ब्लड क्लोटिंग करता है, आपने एक बात सुनी होगी, जब आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डेंगू। डेंगू में आपने देखा होगा ब्लड आपका जो प्लेटलेट्स उनके काउंट बहुत बार देखे जाते हैं। जितना ज्यादा ब्लड काउंट होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है, कम होते ज्यादा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका ब्लड का, समझिएगा। तो आपका जो प्लेटलेट है इसका काम क्या होता है, ब्लड को गाढ़ा करना। अगर इसकी संख्या कम होगी मतलब ब्लड कैसे होते जाएगा आपका, पतला, यानी कि इसकी थिकनेस कम होती जाएगी, थिन होते जाएगा, पतला होते जाएगा। और ये किन में बहता है सर, हमारा ब्लड अंदर हमारी धमनियों और सिराओं में बहता है, यानी वेन्स और आर्टरीज में बहता है। तो इनमें बहने के दौरान ये जो वेन्स और आर्टरी, ये प्लास्टिक की तो बनी नहीं है, ये भी काय की बनी है सर, हमारी प्रोटीन्स की बनी हुई है, फैट की बनी हुई है। मतलब ये भी कैसी होती है, झिल्ली की तरह होती है। वो झिल्ली कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है, जिससे लिक्विड अंदर या बाहर आ जा सकता है। अगर ब्लड पतला हुआ मतलब प्लेटलेट आपकी कम हुई, और प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लड पतला होगा, थिकनेस कम होगी, और वो उन धमनी और सिराओं में से क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा। सेमी परमेबल झिल्ली से, मेम्ब्रेन से बाहर आने लगेगा, और इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। और उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग अगर चालू हो गई तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, आपके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्लेटलेट्स को कभी भी कम ना होने दें। ठीक है गाइस, तो आज मैंने आप लोगों को पूरा ब्लड की पूरी क्लास बहुत अच्छे से क्लियर कराई है, एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। बहुत अच्छे से इसे पढ़ना, अगर एक बार में समझ में आए तो दोबारा जरूर देखना है इसे, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से रखना है यहाँ पर गाइस, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक करें, शेयर करते चलें, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाएं, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू गाइस।